नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी की डिमांड पर, आप सभी के प्रेम को देखते हुए, आप सभी के सपोर्ट को देखते हुए आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास चालू कर रहे हैं। तो उत्सव की तैयारी की जाए। अब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लेंदी टॉपिक जो आप सबने देखा होगा, ज़्यादातर टीचर पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास से शुरुआत करेंगे हम। और आप सभी से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो आज के आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं मैं सबको बता देता हूं, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे। जैसे ही आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा क्या, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अगर आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है तो वहाँ पर लिखा होगा छत्तीसगढ़ का शुभारंभ। पूरा वीडियो रखा हुआ है, अभी इसी साल आप सभी को मैंने पढ़ाया है। ये वाला आप पढ़ सकते हैं पूरा। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के पूरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। लेकिन ये मैथ्स जो है आपको ज़्यादातर सेक्शन आपको जो दिखाई देगा कहाँ पर, ये दिखाई देने वाला है आपको लाइव वाले सेक्शन पर। ये लाइव में मिलेगा आपको, ठीक है। लाइव ले रहे हैं सर इसलिए लाइव में मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे। करंट अफेयर आप देखेंगे तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रखा हुआ है वहाँ पर, और ये आपको लाइव वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप सबको बता देते हैं, अब हमारे यहाँ रोज़ शाम को 5 बजे सीजी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। सीजी हिस्ट्री पूरा पढ़ाया जाएगा और बीच में इसको कोई ब्रेक नहीं किया जाएगा। जिस दिन छुट्टी होगा हम आप सभी को कमेंट करके वहाँ पर, है ना, कम्युनिटी पोस्ट में बता देंगे आप सभी को कि आज की क्लास जो है नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए सीजी हिस्ट्री की क्लास को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें तो इतिहास को उनकी लिपियों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लिपियों के आधार पर, लिपि क्या है? लिपि एक प्रकार से लिखने की पद्धति है, लिखने की, है ना, जिसमें हम लोग जैसे हिंदी जो लिखते हैं उस लिपि को कहते हैं देवनागरी। देवनागरी लिपि कहते हैं, याद रखिएगा। तो लिपि के विकास के आधार पर हम भारत के इतिहास को देखते हैं। मतलब ऐसा इतिहास जहाँ पर हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको हम कहते हैं क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। मानव इतिहास का वह कालखंड जिसका हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसको कहा जाता है भैया क्या? उसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल ये वही समय है, ये वही टाइम पीरियड है जब हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं ये वही टाइम पीरियड है जिसका टाइम है 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, है ना, याद रखिएगा। 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में हम आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। इस समय हमको लिखित चीज़ें मिलती हैं, लिखित साक्ष्य हमको मिलता है, साक्ष्य मिलता है। इस समय लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ ना मैं। आद्य ऐतिहासिक काल के लिए आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले महाजन ने गलती कर दिया, ये गड़बड़ हो गया है। हाँ अब ठीक रहेगा, अब याद रख पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलेगा। मतलब लिखाए हुए कुछ ना कुछ चीज तुमला मिल ही, है ना, एकदम साधारण भाषा में लिखाए हुए चीज मिल ही, परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप सभी को पता है लिखित साक्ष्य मिल रहा है, पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला है, साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, नहीं मिला, समझ रहे हो। यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इनको पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी जा सका है। तो तीनों का डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। और जो लिखा नहीं गया है उसी को आज हमको पढ़ना है,
समझ रहे हो? तो कैसे पढ़ना है नहीं लिखा गया है, तो कुछ साक्ष्य हैं जो मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर इनको है ना जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। जैसे हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। परंतु छत्तीसगढ़ के इतिहास को, प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास को पढ़ने के लिए इसको अध्ययन की दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। याद रखिएगा। तो चलिए आप सभी मेरे साथ सबसे पहले पूरा पाषाण काल को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पूरा पाषाण काल के लिए आप सबको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप सबने जो ट्रिक याद किया हुआ है उसी ट्रिक को थोड़ा सा हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे, अपडेट करेंगे। जैसे कि एक ट्रिक आप जानते हैं, पूर्व सी बोकम, पूर्व सी बोकम, ये लाइन आप बोलते हैं पूर्व सी बोकम। यहाँ पर सी का मतलब होता है सिंघनपुर, सिंघनपुर। यहाँ पर इसका मतलब होता है बोतलदा, बोतलदा होता है। इसका मतलब होता है कबरा पहाड़। इसका मतलब होता है महानदी घाटी, महानदी घाटी इसका मतलब होता है। ये ट्रिक में आप जानते हैं, लेकिन इस ट्रिक को आपको और अपडेट करना है। यहाँ पर अगला लाइन आपको याद रखना है। अब पूर्व सी बोकम, आगे बोलेंगे आप यहाँ पर, है ना, सोने का गिद्ध, सोने का गिद्ध भंवर में फंसकर मारा गया, फंसकर मारा गया, भंवर में फंसकर, ठीक है, फंसकर। अब इस वाले ट्रिक में आप याद रखिएगा, अच्छे से बता दे रहा हूं, क को और फंसकर, और यहाँ पे जो गया हमने ट्रिक बनाया है इसको आप साइलेंट करेंगे, बाकी आपको चारों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि सोने से याद रखेंगे सोन बरसा, सोन बरसा। गिद्ध से याद रखेंगे गीधा, क्या याद रखेंगे, गीधा। फिर आगे क्या याद रखेंगे, भंवर से भंवर खोल, क्या याद रखेंगे, भंवर खोल। मारा से याद रखेंगे छापा मारा, क्या याद रखेंगे, छापा मारा। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक में अगर कोई चीज़ है तो वो ये है कि आपको उनका लोकेशन पता होना चाहिए इन जगहों के, साथ ही साथ ये कौन से टाइम पीरियड से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़, महानदी घाटी, याद रखिएगा। इसके बाद सोने का गिद्ध भंवर में फंसकर मारा गया से सोन बरसा, भंवर खोल, गीधा और छापा मारा। इसमें से मैं अगर आपको बात करूं, बताऊं आपको, तो सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़, ये तीनों आप देखते हैं कहाँ पर, रायगढ़ वाले क्षेत्र में। महानदी घाटी की अगर बात करते हैं तो महानदी के घाटी वाले क्षेत्र में जो आपको दिखाई देगा वो यही महानदी घाटी है। सोने का गिद्ध भंवर में फंसकर मारा गया, सोन बरसा, भंवर खोल, गीधा और छापा मारा, ये स्थान भी, चारों स्थान भी रायगढ़ में ही स्थित हैं। तो ये सब रायगढ़ के ही बातों को याद रखना है आप सबको, एक साथ एक जगह में आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। चलिए अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, वो है सिंघनपुर। सिंघनपुर के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग सिंघनपुर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये रायगढ़ जिले में स्थित है, रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ जिले में स्थित, याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है, इसके बाद सिंघनपुर के बारे में, इसकी खोज, है ना, खोज कब हुआ है, तो 1910 में। खोजा किसने है, एंडरसन ने, एक अंग्रेज है। एंडरसन, इसने किया है इसका खोज। अच्छे से याद रखना है, सिंघनपुर की गुफा याद रखना है, कहाँ पर है, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में स्थित है।
खोजकर्ता कौन है 1910 में? तो एंडरसन। अच्छे से याद रखिएगा भाई, सबको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 1910 में एंडरसन ने इसकी खोज की थी। आपको याद रखिएगा ये लोगों के सामने मतलब प्रकाश में कब आया है, लोगों के सामने ये कब आया है, लोग कब जान पाए हैं इस गुफा के बारे में? तो 1918 में। जब ये 1918 में लोगों के संज्ञान में आ गया, लोगों ने इसको देख लिया, तो इसके ऊपर अब क्या होगा? स्टडी होगा। लोग इसके ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे, तो इसके ऊपर अध्ययन करने का काम, अध्ययन की इसके बारे में और जानते हैं क्या है कैसा है, तो अध्ययन करने का काम 1923 से लेकर के 1927 तक चला है। और इसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त। क्या है? अमरनाथ दत्त का नाम आता है। अमरनाथ दत्त का नाम इसमें शामिल है। सब कोई अच्छे से याद करेंगे, अमरनाथ दत्त का इसमें नाम शामिल है भाई। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से इसको आपको याद करना है। रायगढ़ जिले में स्थित है। खोजकर्ता 1910 में एंडरसन है। लोगों के सामने ये गुफा या प्रकाश में कब आया? 1918 में। इस पर स्टडी या अध्ययन करने का काम कौन कर रहे हैं? 1923 से 27 के बीच रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने। आप पुस्तकों में पढ़ेंगे कि इसके साक्ष्यों को, इसके है ना आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ पर चीज़ें मिली हैं उसको संग्रहण करने का काम लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया है, ऐसा आप पढ़ते हैं। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके कांस्टेबल और आपके आबकारी या आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है SI क्या, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अगला पॉइंट याद रखना है सिंघनपुर की गुफा के लिए। सिंघनपुर की गुफा अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है शैल चित्र। क्या दिखाई देते हैं? शैल चित्र। शैल चित्रों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और शैल चित्र के लिए फेमस है, सबसे पहले बात आपको याद रखना है, ये जो शैल चित्र हैं कौन से रंग में लिखे गए हैं? तो याद रखिएगा गेरुआ रंग में बनाए गए हैं। किस रंग में? गेरुआ रंग से बनाए गए हैं। गेरुआ रंग से शैल चित्र बनाए गए हैं। पहली बात तो याद रखिएगा गेरुआ रंग से बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें आपको दिखाई देता है किस प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई पूछा जाए तो आप बताएंगे, है ना, मानव आकृति, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, जिसको आपको याद रखना है शिकार करता हुआ दिखाया गया है और उसके मुंह पर क्या है? मुखौटा है। सीढ़ी नुमा शिकार, है ना, सीढ़ी नुमा मानवाकृति, है ना, जिसके मुंह पर क्या लगा हुआ है? जिसके मुंह पर मुखौटा है। क्या है? मुखौटा लगा हुआ है। मुखौटा अच्छे से याद रखिएगा, जिसके मुंह पर क्या है? मुखौटा लगा हुआ है। आगे की अगर हम बात करें सीढ़ी नुमा मानव आकृति के साथ, है ना, यहाँ पर हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसके मुंह पर मुखौटा लगा हुआ दिखाई पड़ता है। गेरुआ रंग के हैं। यहाँ से हमको हस्तचलित कुदाल मिले हैं। हस्तचलित कुदाल मिला है भैया, हस्तचलित कुदाल मिला हुआ है। हस्तचलित कुदाल के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंघनपुर की गुफा से हमको प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, इसी को आपने क्या पढ़ा होगा? हेमेटाइट पेशल तथा 5 कुल्हाड़ी मिला है, ऐसे आप पढ़ते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हेमेटाइट पेशल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटाइट, है ना, जो मूसल मिला हुआ है ना यहाँ पर, हस्तचलित कुदाल तथा मूसल प्लस 5 कुल्हाड़ी, 5 कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा जो मूसल है इसको कहते हैं हेमेटाइट पेशल कहा जाता है। हेमेटाइट पेशल कहा जाता है। यह भी प्राप्त हुआ है कहाँ से? आपको याद रखना है सिंघनपुर की गुफा से। अच्छे से आप सभी को इन बातों को याद रखना है। शैल चित्र के रूप में गेरुआ रंग, सीढ़ी नुमा मानवाकृति जिसके मुंह पर मुखौटा लगा हुआ है, हस्तचलित कुदाल मिले हुए हैं, मूसल प्राप्त हुआ है, 5 कुल्हाड़ी मिले हुए हैं। मूसल जो है जिसको हम कहते हैं हेमेटाइट पेशल कहते हैं। हेमेटाइट
पेशल कहा गया है। अच्छे से आपको याद रखना है। पूरे भारत में आपको हम बता देते हैं, पूरे भारत में प्राग ऐतिहासिक कालीन, अगर हम साक्ष्यों की बात करते हैं, शैल चित्रों की बात करते हैं, तो आपको प्राग ऐतिहासिक मानव और मृत सांगना, जिसको मरमेट कहा जाता है, ये केवल सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। क्या क्या बोला हूं मैं, तो और बता दे रहा हूं, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे से इस फैक्ट को नोट करेंगे भाई, सभी को बता दे रहा हूं, वीडियो को देखेंगे तो नोट करेंगे। यहां से प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव, जिसको कहा जाता है क्या, एओमैन, क्या कहते हैं, एओमैन कहते हैं, एओमैन, ठीक है, एओमैन कहते हैं। और क्या मिला हुआ से, तो आपको मैंने बताया है मृत सांगना, जिसको कहा जाता है मरमेड, क्या कहते हैं, मरमेड। इसके साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं कहाँ से, सिंघनपुर की गुफा से। और ये पूरे भारत में केवल सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होता है, केवल सिंघनपुर की गुफा से, सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होता है, सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होता है। याद रखिएगा अच्छे से आप सभी को इसके बारे में। तो क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर सीढ़ीनुमा मानव आकृति, जिसके मुंह पर मुखौटा लगा हुआ है, और सीढ़ीनुमा मानव आकृति, ठीक है। और जो मुखौटा लगा हुआ मानव आकृति है ना, ये इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे भाई, सीढ़ीनुमा मानव आकृति, आगे आपको इसी को लिखना है, मैं इसको सुधरवा दे रहा हूँ, मानव आकृति। साथ ही साथ आखेट करता हुआ है ना, मानव आकृति प्राप्त हुआ है, मानव आकृति, जिसके मुंह पर लगा हुआ है, जिसके मुंह पर क्या लगा हुआ है, मुखौटा लगा हुआ है, मुखौटा वाला जो है, दो अलग अलग बातें हैं, सीढ़ीनुमा मानव आकृति और आखेट करता हुआ जो मनुष्य है ना, उसके मुंह पर लगा हुआ है मुखौटा, ऐसा वाला बात है। दो बातें हैं, एक साथ हमने लिख दिया था, दोनों अलग अलग कर लेंगे। तो अभी तक हमने देखा 1910 में इसको खोजा गया था। इसके अलावा मैंने बताया है कि इसका अध्ययन करने का काम किसने किया है, अमरनाथ दत्त ने किया है, 1923 से 27 के बीच में। याद रखिएगा ये जो है चंवर ढाल की पहाड़ी या गुफाएं जिसको कहते हैं आप लोग, इसी पहाड़ी पर स्थित है, चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपादों पर स्थित है। गिरिपादों कहने का मतलब क्या है, नीचे, ठीक है, इसके निचले हिस्सों पर स्थित है। याद रखिएगा कौन सा, सिंघनपुर की गुफा। क्लियर है क्या, सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है, भीमबेटका कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं किसको, तो याद रखिएगा आप सभी को अच्छे से याद रखना है, हम कहते हैं किसको, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, सिंघनपुर की गुफा को। यहाँ के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका वास्तव में है कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए, ये भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये भी किसके लिए फेमस है, शैल चित्रों के लिए फेमस है, शैल चित्रों के लिए फेमस है, याद रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये इसकी खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता इसके, तो इसके खोजकर्ता है 1957-58 में खोजकर्ता कौन है इसके, विष्णुधर वाकणकर इसके क्या है भाई, याद रखिएगा अच्छे से, कौन है इसके खोजकर्ता हैं, भीमबेटका के। ये भी शैल चित्रों के लिए फेमस है, और हमारे यहाँ का सिंघनपुर भी शैल चित्रों के लिए फेमस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट लिखते हैं, जानते हैं और क्या जानते हैं इसके बारे में, भीमबेटका जिसको हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का। तो सिंघनपुर की जो गुफा है, सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त शैल चित्र जो हैं,
शैल चित्र की तुलना किससे किससे की जाती है? तो आपको 3 कंट्रियों का नाम याद रखना है। पहला याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, अभी 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 पूछा गया था हाल फिलहाल में, और कितने दिनों से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ आपको, है ना। एडीओ के एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैंने ये एमसीक्यू करवाया था। जिसने देखा होगा ना, वो एमसीक्यू शाम को केवल 2 ही 3 एमसीक्यू की क्लास लाया हुआ था, हिस्ट्री वाला, शाम को 8 बजे उसमें मैंने कराया था। उसके 2-3 दिन बाद एग्जाम था, आ गया था क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, स्पेनिश और मैक्सिकन, ये तीनों कंट्री को याद रखना है। यहाँ के मूर्तियों और शैल चित्रों से इसकी तुलना की जाती है सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त, है ना, जो शैल चित्र हैं उनकी। अच्छे से याद रखना है इन बातों को, बार बार आपसे पूछा जाएगा, तो इन सब बातों को एक साथ याद रखना है। तो सब बातों को एक बार फिर से देखो, है ना। रायगढ़ जिले में स्थित है। खोजकर्ता 1910 में एंडरसन, प्रकाश में लाने का काम 1918 में किया गया, जबकि इस पर स्टडी 1923 से 27 के बीच रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने किया। इस बात को आपको अच्छे से समझना है भाई, ठीक है। अच्छे से इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो गेरुआ रंग में है। अच्छे से पहले तो इस बात को देखेंगे, गेरुआ रंग में है, लाल रंग में अभी आगे हम पढ़ेंगे कबरा पहाड़ में, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गेरुआ रंग में। सीढ़ी नुमा मानव आकृति है, आखेट करता हुआ, है ना, मानव आकृति आपको यहाँ से प्राप्त होता है। हस्तचलित कुदाल, मूसल जिसको हेमेटाइट पेशल कहते हैं, और 5 कुल्हाड़ी के साक्ष्य आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। प्राग ऐतिहासिक कालीन अगर हम मानव की बात करते हैं, जिसको एओमैन कहा जाता है, और साथ ही साथ मृत्सांगना जिसको आप मरमेट कहते हैं, ये पूरे भारत में, है ना, जो कि प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है सिंघनपुर, केवल पूरे भारत में आपको अगर देखेंगे तो सिंघनपुर में दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे, ये चंवर ढाल पहाड़ी के निचले हिस्सों में गिरिपादों में, है ना, स्थित है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। और भीमबेटका की बात करते हैं ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। खोजकर्ता 1957 से 58 के बीच विष्णुधर वाकणकर थे। अच्छे से आपको याद रखना है। सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त शैल चित्र की तुलना जो है ऑस्ट्रेलिया, स्पेनिश, मैक्सिकन शैल चित्र और वहाँ की मूर्तियों से की जाती है। अच्छे से आपको याद रखना है। इतनी बातों को आपको याद रखना है सिंघनपुर के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या, अब देखते हैं हम लोग बोतलदा के बारे में। बोतलदा जो है पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। एक बात तो आपको याद रखना है, पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, इसी पर तो पढ़ रहे हैं ना, पूर्व पाषाणकालीन स्थल, याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है रायगढ़ जिले में है, रायगढ़ जिले में है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है ये सबसे लंबी गुफा है। क्या है? सबसे लंबी गुफा है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। इस फैक्ट को याद रख लेना यहाँ पर, ये आपका काम बन जाएगा बोतलदा से। कबरा पहाड़ के बारे में याद रखना है, दूसरा सबसे प्राचीन शैलाश्रय, प्राचीन, है ना, गुफा बोल सकते हो आप, शैलाश्रय बोल सकते हो। अन्य स्थलों में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक में लिखेंगे तो सोने का गिद्ध से सोन, बरसा गिद्ध से गीधा, ठीक है। अगला क्या बताया था मैंने? भंवर में फंसकर, मतलब भंवर खोल। आगे क्या बताया था मैंने? आगे मैंने बताया था भंवर में फंसकर क्या हो गया जी? मारा गया, मारा से छापा मारा, छापा मारा, आपको याद रखना है। ये चारों जगह अगर आप कहाँ पर है पूछेगा तो याद रखना है रायगढ़ में है। किससे संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इतनी बातों को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। याद रखिएगा इसमें, है ना, पूर्व सी बोकम, तो म का यहाँ पर नहीं लिखा गया है, म को भी याद रख लीजिए। ट्रिक का यहाँ पर लिख लेते हैं महानदी घाटी भी इसी के अंतर्गत आता है इन स्थानों में, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप में भी आपको ये पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो कुछ मत कीजिए, आप इस नंबर पर केवल अपना नाम, है ना, और अपने एग्ज़ाम संबंधी
चीज़ें कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये लिख करके भेज दीजिए। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। PDF वहीं पर मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं भैया, ठीक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखिए, मध्य पाषाणकालीन स्थल, पूर्व पाषाण काल के बाद में अगला स्थान क्या आता है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए सीक्वेंस में, तो ये है मध्य पाषाण काल। आपने इसका ट्रिक भी पढ़ा हुआ होगा, मकबरा। क्या पढ़ा होगा? मकबरा। अच्छी बात है, मकबरा आपने पढ़ा होगा। तो मैं आप सभी को मकबरा, तो यहाँ पर म का मतलब होता है मध्य पाषाण काल और कबरा से होता है कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। लेकिन अब आपको आगे जो याद करना है उसके लिए मैं आगे और बताऊंगा अन्य स्थानों के लिए। चूंकि यहीं पर लिखा हुआ है अन्य स्थान, इसलिए इसके ट्रिक को मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूं। आपको पहले याद रखना है क, ख, ग, घ, ये याद रखना है, ठीक है। कबरा पहाड़ के बारे में अभी लिखवाऊंगा आपको। ये जो अन्य स्थान है जो याद करने में आपको कठिनाइयाँ जाती हैं, आप बार बार भूलते हैं, तो मध्य पाषाण काल के लिए ये ट्रिक याद रखेंगे। क से पहले याद रखना है आपको कालीपुर। क्या याद रखना है? कालीपुर। फिर आपको याद रखना है कालीपुर के बाद में खड़ाक घाट, खड़ांग घाट, ठीक है। उसके बाद में इसका याद रखना है गढ़ चंदेला, गढ़ चंदेला प्लस गढ़ घोघरा, गढ़ घोघरा, और घ से याद रखेंगे घाट लोहांग, ठीक है। तो ये सब स्थल कहाँ पर हैं सर? ये सब स्थल आपको एक ही जिला में दिखाई देगा और वो है बस्तर। क्या है? बस्तर। अब कबरा पहाड़ के बारे में हम लोग जानते हैं, कबरा पहाड़ के बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, कबरा पहाड़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ जिले में है। पहला बात तो ये याद रखेंगे। यहाँ से क्या मिले हैं? तो आपको सबसे पहले बात तो याद रखना है, यहाँ से आपको लाल रंग से मिलते हैं साक्ष्य। किससे? लाल रंग से। पहले तो रंग याद रखो भाई आप, लाल रंग, क्योंकि मकबरा ट्रिक है और मकबरा के साथ साथ ट्रिक में आपको और क्या याद रखना है? ये क ख ग घ। इसके अलावा आपको दो और जगह याद करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। तो ट्रिक में इतना आप याद रख लिए हैं। बस्तर में दो और जगह है, एक को कहते हैं भातेवाड़ा और एक को कहा जाता है राजपुर, राजपुर। तब जाकर के इसके अन्य स्थल जो हैं कवर होते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कबरा पहाड़ के बारे में। कबरा पहाड़ दूसरा सबसे प्राचीन स्थल है ना, प्राचीन गुफा है दूसरा सबसे प्राचीनतम गुफा। अभी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले। लाल रंग से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? चलिए, तो सबसे पहले तो लाल रंग के आपको याद रखना है घड़ियाल, घड़ियाल प्राप्त होते हैं, सांभर प्राप्त होते हैं लाल रंग से। और क्या प्राप्त होता है? आपको मिला हुआ है कुल्हाड़ी मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है? आप बोलेंगे यहाँ से घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी और बोलेंगे छिपकली, छिपकली। जबकि सिंघनपुर में जो प्राप्त हुए थे वो कौन से रंग के थे? गेरुआ रंग के थे। आपको अच्छे से इन्हीं बातों को अच्छे से डिफरेंट करते हुए, है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है, नहीं तो आप फंसेंगे एग्जाम में। फिर उस दिन मत कहना भैया कि सर आप नहीं बताए थे, ठीक है। याद रखिएगा, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर, है ना, घड़ियाल, सांभर, छिपकली, कुल्हाड़ी आदि यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ अन्य पशु भी यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर पंक्तिबद्ध मानव समूह प्राप्त हुआ है जो कि 36 आरियों वाले, है ना। यहाँ पर पहिए भी प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। तो पहले मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ कहाँ पर लिखवाऊँ? तो ये ट्रिक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, यहाँ पर लिखवाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों में और कबरा पहाड़ से संबंधित चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है ये सब प्राप्त हुए यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? पंक्तिबद्ध मानव। क्या प्राप्त हुआ है? पंक्तिबद्ध मानव, पंक्तिबद्ध मानव हमको प्राप्त हुआ है, पंक्तिबद्ध मानव प्राप्त हुआ है। दूसरा क्या प्राप्त हुआ है भैया? अच्छे से याद रखना है, पंक्तिबद्ध मानव यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दूसरा हमको क्या प्राप्त होता है? यहाँ से, है ना, एक पहिया प्राप्त हुआ है, पहिया। इसमें ऐसे 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 36 आरियां बनी हुई हैं,
समझ रहे हो, 36 ना 36 आरियों वाला पहिया प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो याद रखिएगा कबरा पहाड़ से। पंक्तिबद्ध मानव मिले हुए हैं यहाँ से, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी, छिपकली जैसे आपको यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर लंबे और फलकदार औजार प्राप्त होते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार तथा लघु पाषाणकालीन औजार आपको प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार औजार भी प्राप्त होते हैं, औजार भी प्राप्त हुए हैं। अच्छे से आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये जाकर के मध्य पाषाणकालीन स्थल आपका कंप्लीट यहाँ पर आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पाषाणकालीन स्थल में आपको धनपुर, महानदी और सिंघनपुर को पढ़ना है जी। लेकिन सिंघनपुर को चूंकि आपने पूर्व पाषाण काल में पढ़ा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा सिंघनपुर के लिए पूर्व पाषाण काल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? उधम सिंह, यही आपका ट्रिक होना चाहिए, जिसमें उ का मतलब है उत्तर पाषाण काल, ध का मतलब है धनपुर, म का मतलब है महानदी घाटी और सिंह का मतलब है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा अच्छे से याद रखना है। क्लियर है क्या? अच्छे से इन बातों को आपको याद रखना है। धनपुर के बारे में बात करेंगे तो धनपुर अभी वर्तमान में कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में है। यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होते हैं धनपुर से? अगर कोई आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे भाई, धनपुर से आपको क्या प्राप्त होता है? बताइए तो। लघुकृत पाषाण औजार प्राप्त होते हैं यहाँ से, ठीक बात है एकदम। लघुकृत पाषाण औजार, लघुकृत पाषाण औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महानदी घाटी की अगर हम बात करते हैं, महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा, तो आपको याद रखना है इनके बारे में कि ये जगह जो है किससे संबंधित है? उत्तर पाषाणकालीन स्थलों से संबंधित है। इनके बारे में कोई विशेष खास बातों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटमवादी चिन्ह प्राप्त हुए हैं वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा। उत्तर पाषाण काल आपको केवल इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नवा अटैची आ चुका है, याद रखेंगे। नव पाषाणकालीन स्थल, तो इसके लिए ठीक है नवा अटैची, बौना टीला, बौना टीला, ऐसा इसका ट्रिक है, नवा अटैची बौना टीला। तो यहाँ पर अ का मतलब होता है अर्जुनी, टे का मतलब होता है टेरम, ची का मतलब होता है चितवा डोंगरी और बौना टीला का मतलब होता है बोन टीला। इसके अलावा भी यहाँ पर स्थल है, वो मैं आप सबको बता दूंगा, चिंता नहीं करेंगे। आपको केवल नवपाषाणकालीन स्थल को इतना याद रखना है। अर्जुनी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अर्जुनी की अगर हम बात करेंगे तो अर्जुनी हमको मिलता है कहाँ पर? तो ये है बालोद जिले में। कहाँ पर है? बालोद जिले में। टेरम की अगर हम बात करते हैं तो टेरम है रायगढ़ जिले में। इनका लोकेशन सबसे प्रमुख है, ठीक है। चितवा डोंगरी अभी वर्तमान में बालोद में पढ़ना है। कई जगह किताबों में महना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी लिखा हुआ है, परंतु एक बार आप लोग जा करके बालोद जिला के जो पर्यटन वाला विभाग है उसमें एक बार चेक करेंगे। बालोद जिला के ऑफिशियल पर्यटन वाले विभाग में ये लिखा हुआ है चितवा डोंगरी, तो आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल लिख दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चितवा डोंगरी, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से 3-4 फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चितवा डोंगरी है ना के जो शैल चित्र हैं इसके खोजकर्ता कौन है? जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र, तो सबसे पहले बात तो आप याद रखो यहाँ पर शैल चित्र जो हैं 27, समझ रहे हो, 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अच्छे से याद रखिएगा, जिसकी आकृति है ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन की आकार की आकृति वाले शैल चित्र प्राप्त हुए हैं 27। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके खोजकर्ता, खोजकर्ता आपको याद रखना है, खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना है रमेंद्र नाथ मिश्र। कौन? रमेंद्र नाथ मिश्र। और कौन याद रखना है आपको साथ साथ?
भगवान दास बघेल, भगवान दास बघेल, इन दो व्यक्तियों को नाम याद रखना है इन शैल चित्रों के खोजकर्ता के रूप में। आगे आप बढ़ेंगे तो शैल चित्र से संबंधित बातें हैं, ड्रैगन से संबंधित बातें हैं, और ड्रैगन कौन सी कंट्री से संबंधित है? चीन से। तो चीनी संस्कृति के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कौन से काल का है ना दिन है या कौन से काल से संबंधित है? तो प्राग ऐतिहासिक काल में नवपाषाणकालीन स्थल चितवा डोंगरी के समय आपको ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। इसको अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। चीनी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भैया, बड़े ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से आपको याद रखने की जरूरत है। इन सब बातों को एक साथ में बता दे रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा, बालोद के अर्जुनी से महापाषाणकालीन समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ साथ छिद्रित घन और ताम्र कलश प्राप्त हुए हैं। छिद्रित घन और ताम्र कलश, छिद्रित घन और ताम्र कलश प्राप्त होते हैं यहां से। इसके अलावा यहां पर है ना महापाषाणकालीन समाधान प्राप्त हुए हैं। महापाषाण, तो इसको अभी आपको याद नहीं रखना है, केवल ये वाला लाइन याद रखिए, छिद्रित घन और ताम्र कलश। टेरम रायगढ़ में है, जो कि क्या है याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार से याद रखना है, नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन और स्थलों में मैंने बताया है नवा अटैची, बोना टीला, मतलब बोन टीला भी एक जगह है, बोन टीला। और ये बोन टीला नामक जगह जो है राजनाथ गांव में है। कहाँ पर है? राजनाथ गांव में है भाई, अच्छे से याद रखना है, राजनाथ गांव में है। तो एक बार सभी चीज़ों को दिमाग में एक साथ सीक्वेंस से चीज़ों को रखना है। इसके अलावा खैरपुर की बात करते हैं तो खैरपुर को याद रखना है। नीचे जितना भी जगह लिखा हुआ है ना, खैरपुर, बसनाझार, कर्मागढ़, ओंगना, इसके अलावा मैं यहाँ पर और ऐसे डिवाइड करके कुछ जगहों को लिख दे रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है भैंसगढ़ी। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, भैंसगढ़ी, बार बार इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, भैंसगढ़ी को आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सी बातें हो गई है? खैरपुर, टेरम, ओंगना, बसनाझार, कर्मागढ़ और भैंसगढ़ी, बेनीपार जैसे जगह को आपको याद रखना है, ठीक है। खैरपुर, यहाँ की जो याद रखना है, खैरपुर में जो शैल चित्र है अंधेरे में चमकते हैं, शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले, बताइए कहाँ के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं? तो रायगढ़ के खैरपुर में स्थित शैल चित्र जो हैं अंधेरे में चमकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। कर्मागढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जलचर प्राणियों के साक्ष्य मिलते हैं, जलचर प्राणियों के साक्ष्य, प्राणियों के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ पर, जलचर प्राणियों के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है जल सहित कमल का चित्र प्राप्त होता है। जल सहित कमल का चित्र मतलब ऐसा पानी भरा होगा, यहाँ पर ऊपर में कमल फूल ऐसे निकले होंगे, समझ रहे हो ऐसे। तो याद रखना है जल सहित कमल के साक्ष्य, कहाँ से? तो याद रखना है कर्मागढ़ से, कर्मागढ़ से, कर्म से कमल, कर्म से कमल, ऐसे याद रख लेना है। बसनाझार की बात करेंगे तो बसनाझार में आपको क्या मिलता है? बसनाझार में आपको मिलता है जंगली भैंसा, हिरण, है ना, और बहुत प्रकार के जीवों का शिकार करते हुए आदि मानव का चित्र, समझ रहे हो, याद रखना है। तो शिकार करते हुए आदि मानव का चित्रण, आदि मानव के चित्र प्राप्त होते हैं भाई, याद रखिएगा। ओंगना, भैंसगढ़ी जैसे जगह भी जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है, आपको याद रखना है, हमारे यहाँ नवपाषाणकालीन स्थल से। तो इतना बात आप अगर एक साथ याद रख लेते हैं तो आपके लिए ये पाषाणकालीन जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे महापाषाणकालीन स्थल, याद रखिएगा महापाषाणकालीन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो महापाषाणकालीन स्थलों को अच्छे से आपको याद रखना है। महापाषाण काल की बात करेंगे तो ये बालोद जिले के करीबदर, चिरचारी, सोरर और एक जगह है जिसको कहते हैं करका भांठा। क्या कहते हैं? करका भांठा, इधर लिखा होगा करका भांठा और मुजगहन, यहाँ से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। बालोद के करीबदर, चिरचारी, सोरर, करका भांठा और
मुजगहन से प्राप्त होते हैं। इसमें जो महापाषाण हैं इसको आपको समझने की जरूरत है। करिवर, चिरचारी, सोरर, है ना, जो शवों को गाड़ने के लिए जो शिलाखंड प्रयोग में लाते थे, याद रखना है। ये तीनों के बारे में एक साथ बता दे रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। महापाषाण का मतलब शवों को दफनाने के लिए, शवों को जब गड्ढे खन के जो शिलाखंड ऊपर में लगाते थे, शिलाखंड, शिलाखंड, है ना, वही शिलाखंड आज के टाइम में क्या दिखाई देते हैं आपको? महापाषाण। महापाषाण याद रखिएगा, शिलाखंड जो है स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं, और इसी को आप सबको अच्छे से याद रखना है। महापाषाण पट्टतुंभ कहा जाता है, पट्टतुंभ कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डॉलमेन, जिसकी तुलना अफ्रीका के मेनहीर से की जाती है। किससे? मेनहीर से की जाती है, याद रखिएगा, अमेरिका के मेनहीर से इसकी तुलना की जाती है। ये जो महापाषाणकालीन स्थलों के बारे में आप पढ़ते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पर बालोद में करिभद्र, चिरचारी, सोरर, और याद रखिएगा ये जो मेनहीर है, मेनहीर, इस मेनहीर के साथ साथ लोहे के औजार आपको कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है, मेनहीर कहने का मतलब क्या है? महापाषाणकालीन स्थल, है ना। मेनहीर के साथ साथ लोहे के औजार, लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको याद रखना है भैया अच्छे से, करका भांटा से। ये वही करका भांटा है बालोद का जहाँ पर आपको माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना दिखाई पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुजगहन भी जो है क्या है, याद रखना है, बालोद में स्थित स्थल है जो कि महापाषाणकालीन स्थलों में सम्मिलित है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और भी कोई चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक प्रश्न आता है धनोरा को लेकर के, एक प्रश्न मन में आते रहता है। ठीक है, धनोरा को लेकर के एक प्रश्न मन में आता है, मैं वो यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। एक जगह लिखा होगा किताबों में धनोरा, एक जगह लिखा होगा गढ़ धनोरा। ठीक है, खोजकर्ता की अगर बात करेंगे, इनके सर्वेक्षणकर्ता की अगर बात करेंगे, तो दोनों में लिखा है रमेंद्र नाथ मिश्र, प्लस यहाँ पर कौन है इनके साथ में? तो याद रखेंगे J.R. काम्बले। कौन? J.R. काम्बले, यही लिखा हुआ है। अच्छे से अगर आप याद करेंगे तो समझ पा रहे हैं। तो रमेंद्र नाथ मिश्र, J.R. काम्बले, इनका नाम आपको दिखाई देता है। इनके खोजकर्ता में यहाँ पर भी ये सेम दिखाई देते हैं। याद रखना है, बस जिले का अंतर है। ये जिला बालोद लिखा हुआ मिलता है और ये मिलता है कहाँ? गढ़ धनोरा में। तो अब बच्चे करे तो करे क्या? तो भाई ऐसे गढ़ धनोरा मिलता है कहाँ पर? कोंडा गांव में। उसी को लिख दे रहे हैं, कोंडा गांव में, कोंडा गांव में। अब बच्चे करे तो करे क्या? तो आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, बड़े अच्छे से सुन लीजिएगा। एग्जाम में अगर गढ़ धनोरा लिखा हुआ आए और ऐसा लिखा हुआ आ जाए 500 महापाषाण घेरे, है ना, महापाषाण घेरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं और लिखा हुआ आ जाए धनोरा, तो बालोद ले लेना आंसर। खोजकर्ता दोनों का सेम है ना। गढ़ धनोरा लिखा हुआ आ जाए तो आप कोंडा गांव लिख लेना, दोनों के खोजकर्ता सेम है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भैया। आप चिंता करेंगे, आप सोचेंगे तो आपको दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है क्या? याद रखना है इतनी बातों को। तो अब आगे यहाँ से मैं आप सभी को अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तो आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको और बता देता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा शैलाश्रयों की भूमि, शैलाश्रयों की भूमि किसे कहते हैं?
भूमि, तो आपको याद रखना है रायगढ़ को कहा जाता है, रायगढ़ को कहा जाता है। सबसे प्राचीन गुफा किसको कहते हैं? तो कहते हैं सिंघनपुर की गुफा को। ठीक है। सबसे लंबी गुफा किसको कहते हैं? सबसे लंबी गुफा किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है? बोतलदा को। ठीक है। दूसरी सबसे प्राचीन गुफा, दूसरी सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? आपको याद रखना है, ये है, अच्छे से आपको याद रखना है, कबरा पहाड़ में स्थित कबरा की गुफा। ठीक है, याद रख लेना भाई, अच्छे से इन सब बातों को याद रख लेना है। वन लाइनर फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतनी बातों को आपको पढ़ लेना है यहाँ के टॉपिक से। इसके बाद अगले क्लास में रामायणकालीन, महाभारतकालीन, और कोशिश करेंगे कि मौर्य काल तक हम, या रामायणकालीन, महाभारतकालीन, जैन बौद्ध वाला जो हमारा सेक्शन बचता है छत्तीसगढ़ में, वो कवर कर लेंगे। फिर धीरे धीरे हम इतिहास को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो चले अगले क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियोस को ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखेंगे, मीडियम वीडियो की लेंथ रखेंगे, और पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगले क्लास में मिलना है। पहली बार आए हो चैनल में, पहली बार विजिट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है चैनल, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।